परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मुनि जितेंद्र कुमार जी केसी मुनि, उपस्थित मुंबई का श्रावक समाज, परम पूज्य गुरुदेव का मुंबई चतुर्मास हो रहा है और लोगों की मांग पर आचार्य प्रवर ने फरमाया कि शनिवार रविवार को भी युवकों के लिए, कन्याओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए अलग अलग कक्षाएं, प्रशिक्षण की क्लासेस चलनी चाहिए, क्योंकि शहरों में काफ़ी लोगों को सुविधाएं शनिवार रविवार को ज़्यादा होती है, तो उन लोगों के लिए प्रशिक्षण का उपक्रम चलता रहे, इसलिए अनेक कक्षाएं आयोजित की गई है। और पूज्य प्रवर के साथ में बहुत सारी साध्वियाँ हैं, संत हैं, तो सबको अलग अलग कक्षाओं के लिए नियोजित किया गया है। तो साध्वियों ने कन्याओं के लिए, बहनों के लिए क्लासेस शुरू की है और भाइयों के लिए प्रवचन पंडाल में दोपहर 2 से 3 डायलॉग विथ मॉन्क नाम से लगभग हर संडे को एक सीरीज चलने वाली है, जिसमें अलग अलग संत आकर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। बहुत से युवा ऐसे हैं जिनके मन में जिज्ञासाएं होती हैं, कहाँ पूछें, किसको पूछें, संकोच कर जाते हैं। तो इस सेशन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लगभग आधी घंटा एक सब्जेक्ट के ऊपर वक्तव्य, उसके बाद 10 मिनट का समय उस विषय के ऊपर, यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो 10 मिनट उसके लिए, उसके बाद का जो 20 मिनट का समय है वो खुला प्रश्न। तो अपने मन में और कोई जिज्ञासा हो जीवन से संबंधित, कोई लाइफस्टाइल है, कोई मन में दुविधा है कि धर्म का है, जो भी उस तरीके के विषय भी लिए जा सकेंगे। तो खास तौर से ये युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और भाषा का इसमें लैंग्वेज ऐसी चूज़ की गई है कि थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश। तो लगभग ऑडियंस का एक पोल किया गया था कि कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करेंगे, तो मोस्टली का आंसर इंग्लिश था कि एकदम हिंदी बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, एकदम इंग्लिश बोलेंगे तो काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स जैसा चलता चले ताकि कॉमन लोगों को, सबको वो इजीली ग्रास्प कर सकें। तो भाषा का माध्यम इंग्लिश में रखा गया है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। 2 से 3 का ये समय रहेगा, ये हमारा सेशन का लगभग क्रम रहेगा। तो आज के विषय की चूंकि हम शुरुआत करें, आज हो सकता है थोड़ा बहुत समय आगे पीछे थोड़ा बहुत हो, फर्स्ट डे है, जैसे जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी वैसे वैसे ये और बेटर हो पाएगा। सो आज का टॉपिक रखा गया है द विजडम ऑफ एंशिएंट फिलॉसफी। तो मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ और चूंकि मेरे सामने बैठे हुए लोग मोस्टली मुंबई से हैं, जो अपने आप को मुंबईकर कहते हैं, आमची मुंबई, मी मुंबईकर, तो उनको मुंबई का एक अलग प्राउड है, यहाँ का कल्चर अलग है, माया नगरी है, भागती सिटी है, पूरी इधर से उधर भाग रहा है, कोई उधर से इधर भाग रहा है, लैंग्वेज डिफरेंट है, लैंग्वेज भी यहाँ की अलग है, भाषा अलग है। मैं जा रहा था बिहार के समय में, रास्ता पूछा तो एक मुंबई वाला साथ में था, उसने बताया कि महाराज आप यहाँ से आगे जाना और 2 किलोमीटर बाद आप लेफ्ट को मारना। अब मैं कहा लेफ्ट को किसको मारूं? तो उसने तो मुझे सीधा बोला कि 2 किलोमीटर बाद लेफ्ट को मारना। अब कभी बोलते हैं लेफ्ट को मारना, कभी बोलते हैं राइट को मारना, तो मारने तोड़ने का तो हमारा काम नहीं है। दूसरा आदमी मिला, वो बोला कि महाराज आप सीधा जाओगे, जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतरोगे तो मेरा घर गिरेगा, रास्ते में मेरा घर गिरेगा, तो आप पगलिया कर देना। मैं कहा भैया तुम्हारा घर गिरेगा क्यों? रास्ते में घर होगा ये तो समझ में आता है, बट रास्ते में घर गिरेगा, तो घर गिर जाएगा तो तुम कहाँ रहोगे? तो बोले हमारी बॉम्बे की भाषा है, तो यहाँ की लैंग्वेज अलग है। मेडिटेशन की क्लास रखनी थी, तो सुबह 6 बजे का टाइम, तो मैंने कहा ध्यान की कक्षा रख ले, बोला चलेगा। मैं कहा चलना नहीं है, बैठना है,
बॉम्बे की लैंग्वेज अलग है, और कभी कभी तो बॉम्बे वालों को खुद को नहीं पता कि वो कैसे बोलते हैं। वो कभी भी बोलेंगे तो वो कहेंगे कि गुरुदेव का नंदनवन में चतुर्मास है, वहाँ बहुत वो है। अब वो क्या है ये नहीं बोलेंगे, वहाँ बहुत वो है। वो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। अब सोचना है कि वहाँ क्या, वहाँ बहुत भीड़ है। अच्छा, वो का मतलब भीड़ होगा। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज़ होगी, ये और वो। अब आप देखना, आपको नज़र आएगा जब दूसरों से बात करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ आप लोगों की लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूं, ताकि इजी समझ में आए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये क्या है वो तो आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, समझ ही जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि वो है, तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, बट मैं थोड़ी मेरी भाषा में बोलूं तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे। एंशिएंट विजडम ऑफ फिलॉसफी। हमारे प्राचीन दर्शन में, भारतीय दर्शन में, ज्ञान मीमांसा में इतना नॉलेज छुपा है, इतना विजडम है कि उसको यदि खाली मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें तो लाइफ बदल जाए। तो ये विजडम एंशिएंट फिलॉसफी में, पूरी इंडियन फिलॉसफी में है, और उसमें भी जैन फिलॉसफी में स्पेशल है, क्योंकि जैनिज्म की जो फिलॉसफी है वो अपने आप में एक डिफरेंट है। इस फिलॉसफी में एक लाइफस्टाइल है, इस फिलॉसफी में आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए वो भी है, इस जैनिज्म की फिलॉसफी में फैमिली में कैसे रहना चाहिए वो भी आता है, जैनिज्म की फिलॉसफी में सक्सेस कैसे आए वो भी आता है। तो जैन फिलॉसफी में सारी चीज़ें हैं। अब उसको किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एंशिएंट फिलॉसफी में विजडम की इतनी चीज़ें हैं कि जो आज मैनेजमेंट गुरु हम लोगों को सिखाते हैं, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में जो सिखाया जाता है, वो चीज़ें आज से 2500 साल पहले भी भगवान महावीर के आगम में उपलब्ध हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ये चीज़ यदि आगम में पढ़ेंगे तो वो वही सिखाया गया कि काले कालम समायरे, कि जिस काम के लिए जो काल नियत है, जो टाइम फिक्स्ड किया हुआ है, उस काम को उस टाइम पे करो। तो यदि उस काम को उस टाइम पे करोगे तो तुम्हारा काम सक्सेस होगा। फॉर एग्जाम्पल दिया गोचरी के समय, तो साधुओं को कहा कि गोचरी उस समय जाओ जिस समय लोगों के खाना खाने का समय। यदि तुम अकाले चरसी भिक्खु कालम न पढ़ी लेहसी, सन्निवेशम च गरियसी अपाणम च किलामेसी, सन्निवेशम च गरियसी, कि यदि तुम टाइम पे नहीं जाओगे और बाद में जाओगे। अब सपोज समझ लीजिए कि खाने का समय तो है आपका 2 बजे और मैं घर पे पहुंचूं 3:30 बजे, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा तो तुमको भी तकलीफ होगी और तुम बोलोगे कि यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। सो यू शुड गो ऑन टाइम। जिस समय में जो काम करने का है उस समय में वो काम करना चाहिए। इसको ही तो टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं ना। और ये टाइम मैनेजमेंट सिखाने का पूरा कोर्स बनता है। तो भगवान ने तो तभी बताया था काले कालम समायरे। इसका आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लो कि जिस समय दुकान में जाने का समय है उस समय दुकान में जाना चाहिए, जिस समय घर में आने का समय है उस समय घर में आना चाहिए, जिस समय खाना खाने का समय है उस समय खाना खाना चाहिए, और जिस समय सोने का समय है उस समय सो जाना चाहिए, जिस समय उठने का समय है उस समय उठ जाना चाहिए। तो हमारा टाइम हो गया मैनेज। हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा मिसमैनेज किया है। सोने का टाइम कितने बजे है? कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे तो इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करते हो। सोने का टाइम यदि 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, तो उठने का टाइम 5 बजे तो हो ही नहीं सकता। उठने का टाइम है सुबह 8 बजे और संडे हो जाए तो 10 बजे। ये तो ठीक है, आचार्य श्री के यहाँ आना है इसलिए जल्दी उठ के आ जाते हैं, नहीं तो संडे को तो आराम से 10 बजे तक सो ना, क्या जल्दी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे रहा? बोलते तो थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि जल्दी सो जाओ जल्दी उठो ताकि आप हेल्दी रहो, वेल्दी रहो और वाइज बन सको।
वो हो गया लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। तो होता क्या है कि हमारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब है। तो यंगस्टर्स बैठे हैं, उन लोगों को पता होगा कि 2 क्लॉक होते हैं। एक क्लॉक तो ये जो आप लोगों के हाथ में है या मोबाइल में देखते हैं कि 2 बज गई, 3 बज गई, 5 बज गई। दूसरा जो क्लॉक है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको सर्काडियन रिदम कहते हैं। ये नेचर का क्लॉक है, वो चलता है पूरा पूरा सोलार पे, कि जैसे सन है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के फंक्शंस काम करते हैं। जिस समय धूप तेज होगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, धूप कम होगा तो डाइजेशन वीक हो जाएगा। ये सोलार के अकॉर्डिंग बॉडी डिसाइड करती है। और ये सर्काडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक सेंचुरीज ही नहीं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बाय नेचर डेवलप हो चुका है। तो हमारे ब्रेन का क्लॉक तो बोलता है सोने का टाइम हो गया, और हम उसको जगा के रखते हैं। तो उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है। प्रोग्रामिंग तो की थी सो जाओ, और हम उसको बोलते हैं उठते रहो, जगे रहो। तो उसका प्रोग्रामिंग गड़बड़ा गया। खाने के डाइजेशन का टाइम था, उसके अकॉर्डिंग बॉडी अपने एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। आपको खाना पचाना है तो खाना ऐसे नहीं पचता। जिस किसी ने भी थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसे पता होगा कि जिस समय हम खाते हैं तो उस समय हमारे हर खाने के कोर के साथ में सलाइवा मिक्स होता है, और वो सब सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है तो वो आगे जाकर के जब पेट में पूरा छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पक्वाशय सब जगह जब ट्रेवल करता है तो उसमें डिफरेंट एंजाइम्स मिलते हैं, जिसे केमिकल कह दें या खाने पचाने के जो साधन है वो उस भोजन के साथ मिलकर के उसको पचाता है। तो हमारे बॉडी को तो पता है कि खाना पचाना कितने बजे है, शाम को 6 बजे। वो 6 बजे हार्मोन्स छोड़ देता है, और खाना आता कितने बजे है, 10 बजे। तो वो हार्मोन्स तो गया। अब जो 10 बजे खाना आया उसमें वो एंजाइम्स मिले ही नहीं, तो खाना पचेगा नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, फिर कभी हेडेक होगा, कभी मूड ठीक नहीं होगा। सुबह उठेंगे तो चिड़चिड़ापन लगेगा, और आप देखते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, टाइम टेबल गड़बड़ है। सो काले कालम समाये रे, जिस समय में जो काम करना है उस समय में वो काम करो, सो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दूसरा, पहले जब बोलते थे कि रात को चौबियार करते हैं या रात्रि भोजन का त्याग, तो वो क्या कहते थे, साइंस था, बट उस साइंस को साइंस के नाम से तो कोई जानता नहीं था, तो सब बोलते थे कि धर्म होता है। तो धर्म होता है इसलिए हमारे दादा परदादा सब रात्रि भोजन का त्याग कर लेते थे। और वही चीज जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने बोला धर्म कर्म कुछ नहीं है, साइंस की बात करो। सो देयर इज नो साइंस, तो हम इसको फॉलो नहीं करते। और आज साइंस वही बोल रहा है कि यदि आप टाइमली खाना खा लेते हो तो आपके बॉडी का डाइजेशन प्रॉपर होता है और आप उस सिस्टम को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि रात के समय में डाइजेशन वैसे भी वीक है, दिन के समय में तो डाइजेशन है, रात के समय में डाइजेशन वीक है। रात के समय में आपको वो प्रॉपर एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रॉपर तरीके से खाना पचेगा नहीं। तो इसलिए रात्रि भोजन के त्याग का समझाया जाता था। और आज अमेरिका के साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप लोग इंटीमेट फास्टिंग करो, 16 आवर्स कुछ मत खाओ। तो इससे आपके बॉडी के भीतर में जो डेवलपमेंट पावर है, अभी कोविड के समय में क्या प्रॉब्लम थी सबको, कि रेजिस्टेंस पावर नहीं था। तो रेजिस्टेंस पावर डेवलप करना है आपको, यदि आपकी एंटीबॉडी को डेवलप करना है तो उसके लिए यदि आप अपना फोर्स को ज़्यादा मजबूत रखोगे तभी तो वो इसी किसी भी बायोलॉजिकल फैक्टर से, वायरस से लड़ पाएगा। तो उसको लड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के भीतर में एंटी रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो। जो एंटीबॉडी डेवलप हो उसको डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें काम करती है। तो ये रात्रि भोजन नहीं करना, ये फिलॉसफी कहाँ की है, हजारों साल पुरानी जैनों की फिलॉसफी। तो द विजडम ऑफ एंशिएंट फिलॉसफी, छोटी छोटी चीज़ें हैं
जिसको हम पुरानी ट्रेडिशनल के रूप में जानते हैं, बट यदि उसके विजडम को समझें, उसके फिलॉसफी को समझें, तो हमें लगेगा कि ये तो मिरेकल है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको गैस्ट्रिक की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और उन लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, शाम को 6 बजे 7 बजे खाने लग गए, शाम के समय में कोई दूध पानी लिया तो लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। 2 महीने बाद बोलते हैं कि महाराज नो एसिडिटी नो गैस्ट्रिक। आप करके देख लो, चौमासा सामने है, 2 महीना 3 महीना नहीं समझ में आए तो वापस वही घोड़ा वही मैदान, क्या फर्क पड़ता है। 2 महीना भी करेंगे तो धर्म का धर्म और साइंस समझ में आ जाएगा। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। राइज क्यों, मॉर्निंग में क्यों उठते हैं, कारण क्या इसका? सूर्य की किरणें शरीर पे पड़े। सूर्य की किरण क्या करती है? विटामिन डी। और कुछ? बहुत सी चीजें हैं, इसके पीछे इतना डीप साइंस है कि हम तो इसे धर्म ही मानते थे, पर अब विज्ञान बोलने लगा है कि ऐसा करो। क्यों करो? क्योंकि सनरेज के अंदर में डोपामाइन होता है। जो डोपामाइन है वो हमारे शरीर का हैप्पीनेस का हार्मोन है। हम खुश क्यों रहते हैं? कि जब हमारा डोपामाइन का लेवल प्रॉपर हो और सेरोटोनिन का स्राव प्रॉपर हो। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, ये 3 है, ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। क्यों भावेश? गूगल करके चेक कर लो, यही चीज मिलेगी कि व्हाट आर द हैप्पी हार्मोन्स। डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, तो इनके सिक्रेशन का टाइम है मॉर्निंग 4 to 5 o'clock, सनराइज से पहले। यदि आप इस पूरे क्लाउडी वेदर में रहोगे 2-3 महीना, तो आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, खुशी नहीं रहेगी। क्या कारण? क्योंकि सन नहीं मिल रहा। और जैसे इसको बोलते ना कि सन मिलता है तो बोलते हैं सन्नी डे। मतलब यूरोप वाले तो इतने खुश होते हैं जब इंटरनेशनल कैंप में रशिया वाले, जापान वाले आते हैं तो वो छत पे चले जाते हैं। मैं कहा छत पे क्यों गए? बोले सूरज दिख रहा है। मैं कहा तो रोज ही दिखता है। बोले हमारे यहाँ नहीं दिखता, 100 तल्ले की तो बिल्डिंग से, कहाँ दूसरे की खिड़की दिखती है, छत नहीं, सूरज नहीं दिखता। दिन भर ऑफिस में रहते हैं, रात को घर में रहते हैं या टैक्सी में रहते हैं, तो सूरज तो देखना मतलब बहुत खुशी की बात है। तो सनराइज से पहले यदि उठे तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इन सब का लेवल प्रॉपर होगा, तो आपके अपने आप हैप्पीनेस रहेगा। दूसरा, यदि आप मॉर्निंग 5 बजे उठ गए तो करेंगे क्या? क्या कर लेंगे 5 बजे उठ के? ऑफिस तो 10 बजे से पहले जा नहीं सकते, दुकान 10-11 बजे से पहले खुलेगी नहीं, तो आपके पास में घंटे कितने बच गए? 5। 6 घंटे से 5 से 6 घंटा आपके पास मिलेगा, जिसमें 3 घंटा एक्स्ट्रा है। क्योंकि 8 बजे तो उठ ही रहे थे, 5 बजे उठ गए तो 3 घंटा एक्स्ट्रा है। अपने आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, सामायिक कर सकते हो, आराम से प्रवचन सुन सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, माला फेरने को टाइम मिल जाएगा, बुक्स पढ़ना है तो टाइम मिल जाएगा, आपको दिन भर की कोई प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करना है तो टाइम मिल जाएगा। सुबह उठेंगे तो ये सब चीज होगी ना। 8 बजे उठेंगे तो 10 बजे तक तो ऑफिस पहुंचना है, भागना है। और बॉम्बे की ट्रैफिक, तो बॉम्बे की ट्रैफिक होती है तो आदमी वैसे ही घबराता है। अभी नंदनवन आना है तो भी 1.5 घंटा आने में लगेगा और जाने में 1.5 घंटा तो है ही, 2 लगे, 2.5 लगे, 3 लगे, जाम में फंस गए तो पता नहीं। तो इसलिए मॉर्निंग में जल्दी उठो ताकि आपको 2-3 घंटा अच्छा मिल जाए। और उठने के लिए क्या होगा? जल्दी सोना पड़ेगा। 1 बजे सो के 5 बजे नहीं उठ सकते, तो जल्दी सोएंगे तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो सोने का भी अपना एक साइंस है, उसके बारे में फिर कभी मौका हुआ तो डिस्कस कर पाएंगे। बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि एंशिएंट फिलॉसफी में इतना नॉलेज छुपा है, यदि उसको हम समझने की कोशिश करें तो उसका बेस है साइंस, जिसे उस समय में रिलीजियन के नाम से बताया गया, और आज वही रिलीजियन को लोग साइंस के नाम पे बता रहे हैं, जबकि एसेंस दोनों का एक ही है। एक छोटी सी थ्योरी लूं, जैनों की थ्योरी है परस्परोपग्रहो जीवानाम,
कि हर आदमी एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। चलता है क्या? आपने एक कपड़ा पहना है, इस कपड़े में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है? कितने लोगों का है? पहले किसी किसान ने खेती की है, खेती की है तो उसमें किसी ने उसको बीज, बेचने वाले ने बीज बेचा होगा, उस बेचने वाले ने और कहीं से खरीदा होगा, किसी ने फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया होगा, किसी ने उस फर्टिलाइजर को वहाँ ट्रांसपोर्ट किया होगा, किसी ने फर्टिलाइजर को किसान को दिया होगा, किसान ने उसको बोया होगा, हो सकता है किसान को किसी सेठ ने फाइनेंस किया होगा तब वो लेके आया होगा। अब किसान उसको पानी दे रहा है, कोई उसको धूप दे रहा है, समय आने पे वो उसको काट रहा है, एक गाड़ी वाला ट्रैक्टर वाला उसको ले जा रहा है, मिल वाला उसको स्पिनिंग कर रहा है, उससे यार्न बन रहा है, यार्न से कॉटन बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, फिर ग्रे हो रहा है, ग्रे वाले को कहीं पे ब्लीचिंग हो रही है तो केमिकल कोई और प्रोड्यूस कर रहा है। एक शर्ट के पीछे शायद सैकड़ों लोगों का हाथ है। एक भी आदमी मिस हो जाए तो क्या आप कपड़ा पहन पाओगे? क्या आप रोटी खा पाओगे? तो एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। ये क्या कहता है? फिलॉसफी कहती है हमारा कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। तो काम नहीं चलता जिसके बिना, उससे बिहेव कैसे करना चाहिए? आपको जब पता होता है ना कि इस नौकर के बिना मेरे घर का काम नहीं चलेगा, तो उसको आप जोर से नहीं डांटते, भाग जाएगा तो कल से बर्तन धोना पड़ेगा। काम वाली बाई को भी डांट नहीं सकते, नहीं आई तो कोई बात नहीं भाई, टाइम से आ जाना, इतना ही बोल दो। जोर से डांटा तो गई काम से। तो क्यों उसके बिना काम नहीं चलता? तो एक दूसरे के बिना कैसे चलेगा? घर में झगड़ा क्यों करो? किसी समाज में झगड़ा क्यों करो? एक दूसरे के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। कहीं ना कोई रिलेशन में, कहीं सोशल में, कहीं पब्लिक प्लेस पे तो मिलना ही होगा ना। तो पता नहीं कब कौन काम आए, तो सबके साथ अच्छा बिहेव करो, ये हमें एंशिएंट फिलॉसफी सिखाती है। आपके बिजनेस में सक्सेस का फार्मूला बता रहा हूं मैं। दुकान में आए तो आपके लिए कौन है? ग्राहक भगवान है। कहते हैं ना कस्टमर इज गॉड, कई जगह लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। दुकान में जब गए कभी तो कस्टमर इज गॉड। और गॉड से बिहेव कैसे करते हैं? नम्रता से करते हैं। बिल कैसे बनाते हैं? काट लेते हैं। तो वो फिर भगवान कैसे हुआ? वो दोबारा कैसे आएगा? ईमानदारी होगी, उसको गॉड मानेंगे तो काम हो जाएगा। अरे गॉड छोड़ो, उसको भाई मान लो तो भी ठीक है। गॉड मानोगे तो अर्पण करना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। पर भाई भी मान लोगे तो कम से कम धोखाधड़ी तो नहीं करोगे। तो कोई कस्टमर भी आ रहा है और एक दुकानदार उससे अच्छा बिहेव करता है, आते ही उसको बोलता है आओ सा, बैठो सा, आप बोलिए क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। तो इतने में वो फिर कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। और एक आए और आप उसको सीधा हाथ बांध के खड़े हो जाओ, क्या चाहिए बोल, वो बोलेगा यार छोड़ो ना, दूसरी दुकान में जाता हूँ। आगे ही कंपटीशन इतना है। लाडनू में एक साड़ी की दुकान थी, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर जाता था, मुझे याद है मैं छोटा था, मेरी सिस्टर्स जाया करती थी साड़ी खरीदने, तो मैं भी जाता था। तो वो दुकानदार उनको थम्सअप पिलाता, बोले आओ भाई बैठो बैठो, बहुत थम्सअप लेके आओ इनके लिए। उस समय थम्सअप चलता था, अब पेप्सी कोक चलते हैं, तो लेके आओ। अरे उसका बिल तो साड़ी में ही जुड़ना है 10 रुपया। साड़ी बिकेगा उसमें 10 रुपया ऑलरेडी इंक्लूड होगा कोका कोला थम्सअप का। बट वो थम्सअप पिला रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो और किसी दुकान में नहीं जाके वहीं जा रहे हैं। तो हमारा व्यवहार कैसा है इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप चाहे दुकान में बैठो, चाहे समाज में हो, सोशल सर्कल में हो, सपोज योग परिषद में हो, महिला मंडल में हो, सभा में हो, यदि सबसे अच्छे से बात करोगे तो हर कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। होगा कि नहीं? परिवार में अच्छे से काम करोगे तो पूरा परिवार आपके लिए खड़ा रहेगा। आप जा रहे हो और चौकीदार को भी यदि स्माइल कर दो तो कभी जरूरत पड़ेगी तो वो चौकीदार भी आपका काम करने के लिए रेडी रहेगा। स्माइल करने के पैसे लगते हैं क्या? गौरव कितना लगता है एक बार मुस्कुराने का? कुछ भी नहीं। क्या फर्क पड़ा? जो निकल रहा है, एक नॉर्मल सब्जी वाला भी है तो उससे मुस्कुरा के तो बात कर लो। और बात नहीं भी करनी है, सब्जी नहीं भी लेना, तो मुस्कुरा के निकल जाओ, उसका भी दिन अच्छा हो जाएगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम। आप मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराया होगा, क्योंकि ये तो रिपल इफेक्ट है। पानी में एक कंकर गिरता है
तो वो क्या करता है, रिपल इफेक्ट, उसकी लहरें बनती है, वो लहर आगे लहर पैदा करती है, वो आगे लहर पैदा करती है और उसका इफेक्ट कहीं भी जा सकता है। तो ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करना हो तो हम अच्छे बन जाएं तो वो इफेक्ट सब जगह अच्छा होगा, और आप जैसे ही बुरे बनोगे तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको असर करेगा ही करेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक आदमी था, उसे ऑफिस से घर पे आना था, किसी पार्टी में बच्चों को सबको घुमाने ले जाना था शाम को पिकनिक पे, बट उसको लेट हो गया। तो लेट हो गया, उसका कमिट किया हुआ था कि मैं आऊँगा, और बच्चे लोग बहुत वीक से इंतजार कर रहे थे कि आज तो पापा ले जाएंगे। हर वीक कुछ ना कुछ बहाना चल रहा था, तो बच्चे भी इंतजार में थे। और उसने ऑफिस से फ़ोन करके जब पूछा कि भी ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो रहा है, आप कब आ रहे हो? बोला नहीं, मुझे तो 10 बज जाएंगे, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उसने वाइफ को मना किया, वाइफ ने बच्चों को मना किया। अब उसका इफेक्ट तो आना ही है, बच्चे को गुस्सा आया, वो बाहर गया। बाहर जाके एक कुत्ता बैठा था, उसको एक लात मार दी। वो कुत्ते को गुस्सा आया, अब लात मार दी, वो क्या कर सकता है, उसने कुछ नहीं किया, वो आगे चला गया और उसका वो जो बाप आ रहा था उसने उसके पैर पे काट दिया। तो असर तो घूम फिर के कहीं ना कहीं एक का गुस्सा दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे निकलता ही है। आप अपनी वाइफ पे गुस्सा करते हो और वाइफ बच्चों को मारती है, तो गुस्सा तो आगे निकला ना, और बच्चे का मूड खराब होगा, वो लेके कांच तोड़ देगा, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। तो क्यों तो गुस्सा किया और क्यों नुकसान किया? हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो जब इंटरकनेक्ट है तो एक दूसरे का ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा सूत्र सिखाता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक फिलॉसफी की एक पॉइंट में कितनी चीजें हैं। आप चाहे इसको बिजनेस में अप्लाई करो तो पूरे सक्सेस के मंत्र इसमें छुपे हैं। मैं तो इस पे 1 घंटा सिर्फ बिजनेस पे बोल सकता हूं कि ये बिजनेस में कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो आप लोग खुद अप्लाई करें कि परस्परोपग्रहो जीवानाम को हम जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जैनिज्म की एक छोटी सी फिलॉसफी ले लें जो बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, वो है कर्म। हम कर्मवाद में विश्वास करते हैं कि कर्म अपना रिजल्ट देता है, तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। किसने देखा आपने किसी ने? तो जो यंगस्टर है ये बोलते हैं कि महाराज किसको पता है कर्म देता है नहीं देता है, हु नोज। मैंने तो देखा नहीं, जो बुरा काम करता है वो करोड़पति है, जो हम अच्छा काम ईमानदारी से करते हैं, हमारा तो घर भी भाड़े का EMI भरते भरते परेशान हो गए। तो ये किसने कहा कि अच्छा काम करने का अच्छा फल है? इसी को यदि कर्मवाद की फिलॉसफी को समझें तो वेरी सिंपल चीज है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। फर्क इतना है कि जो हम देख रहे हैं वो हम सिर्फ इस लाइफ को देख रहे हैं, 10 इयर्स को देख रहे हैं कि आज मैंने अच्छा किया, आज क्या मिला। अरे आज नहीं, ये पेड़ तो 25 साल पहले लगाया था, आज फल दे रहा है। आज लगाने से आज फल नहीं देता, दादा लगाता है, पोता आम खाता है। तो फल इमीडिएट नहीं मिलता, वो कब मिलता है कि जब वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद मिलता है। आप लोगों ने बॉन्ड में पैसा डाला है, मिलेगा कब? कल मिल जाएगा। मैच्योर होगा तब मिलेगा। LIC में डाला कब मिलेगा? मैच्योरिटी के बाद। तो कर्म का रिजल्ट आज कैसे मिलेगा? और आज जो मिल रहा है वो तो पुराना मैच्योर हुआ है, उसका मिल रहा है। सो ठीक करते चलो। जिसको सुख चाहिए, जिसको पॉजिटिविटी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में समझो आप, कोई भी चीज पॉजिटिव होगी वो क्या करेगी? पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी। हमारा पॉजिटिव एक्शन किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को, पॉजिटिव को? किसको? सुनाई नहीं दिया। पॉजिटिव को। पॉजिटिव एक्शन अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, राइट? पॉजिटिव एनर्जी गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, या पॉजिटिव एनर्जी गिव्स नेगेटिव रिजल्ट? नो, पॉजिटिव एनर्जी गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव एक्शन अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी, एंड नेगेटिव एनर्जी गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो व्हाट वी वांट पॉजिटिव रिजल्ट, वी डोंट वांट नेगेटिव रिजल्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पॉजिटिव एनर्जी।
To get the positive result, we need positive energy. To get the positive energy, we have to do positive action. पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिव रिजल्ट। अब ये देखो एक्शन क्या है। झूठ बोलना पॉजिटिव एक्शन, नेगेटिव एक्शन। नेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी और वो क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट। किसी का भला करना, किसी को दुख नहीं देना, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, विच अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी एंड विल गिव्स यू पॉजिटिव रिजल्ट। साधु संतों के दर्शन किए तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, विच विल गिव्स यू पॉजिटिव रिजल्ट। माला फेरा, भगवान का एक ध्यान किया तन्मयता के साथ में, सो आर यू डूइंग पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन? सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? सो व्हाट यू वांट, पॉजिटिव रिजल्ट। इफ यू वांट पॉजिटिव रिजल्ट, डू पॉजिटिव एक्शन, यू विल गेट पॉजिटिव। झगड़ा करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव एक्शन, विच विल क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी। और क्या मिलेगा आपको वापस, थप्पड़। आप गाली दोगे तो क्या मिलेगा, गाली। सामने वाला कोई सम्मान पत्र लेके तो आएगा नहीं। आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो क्या मिलेगा, थप्पड़। मुक्का भी मिल सकता है, बट वो कोई मिठाई तो नहीं खिलाएगा। नेगेटिव एनर्जी गेट्स नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव एक्शन अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। तो सिंपल सी चीज है, वॉट एवर इज नेगेटिव दैट इज पाप। जो नेगेटिव एक्शन है वो पाप है, और जो पाप है वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और जो नेगेटिव एनर्जी, उसका एक्शन का रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। आज मिलो, कल मिलो, 50 साल बाद मिलो, अगले जन्म में मिलो। वॉट एवर इज पॉजिटिव दैट इज पुण्य। तो पुण्य का फल आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सो पॉजिटिव एक्शन धर्म है, नेगेटिव एक्शन पाप है। इतना सा सिंपल फिलॉसफी कर्म की है। और ये फिलॉसफी दी किसने? हजारों साल पहले एंशिएंट विजडम इसी फिलॉसफी पे थे। एक छोटे से में कितना सूत्र छिपा है। कर्मवाद कड़ाण कम्माण न मोक्ष अथी। भगवान ने क्या कहा, जैसा कर्म किया है उसका वैसा फल मिलेगा। तो फल मेरे हाथ में नहीं है, बट एक्शन मेरे हाथ में है। लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क कि हाउ टू मेक गुड लक, गुड फॉर्च्यून कैसे क्रिएट करें। तो गुड फॉर्च्यून क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट को ठीक करो। जो पास्ट का एक्शन है वो प्रेजेंट का फॉर्च्यून है, जो प्रेजेंट का एक्शन है ये फ्यूचर का फॉर्च्यून होगा। तो फ्यूचर का फॉर्च्यून ठीक करने के लिए प्रेजेंट का एक्शन ठीक कर लो, यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। लोग बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? पैसा कमाने। वेयर मनी, विदाउट मनी नो हनी। ये किसी बॉम्बे वाले ने सिखाया था मुझे कि नो मनी नो हनी। मैंने कहा बढ़िया फार्मूला बना रखा है तुम लोगों ने, कि बोला मनी होगा तो हनी मिलेगा, नहीं तो हनी नहीं मिलना। नो मनी नो हनी। बट मनी कैसे मिल रहा है? डू यू नो? बताओ कैसे मिल रहा है? पुण्य कर्म के योग से या मेहनत करने से? दोनों। खाली मेहनत से मिल जाएगा? नहीं। मेहनत तो मजदूर ज्यादा करता है। 8 घंटा पत्थर तोड़ रहा है, उसको 200 रुपया मिलता है। तो जो आप मेहनत करते हो 8 घंटा या 10 घंटा, उससे आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम 500 रुपया। मेहनत का इससे ज्यादा मिनिमम गारंटी इतनी है नरेगा में, मनरेगा में, जहां पे भी जाते हैं। सो दैट इज द कॉमन मिनिमम। जब तक अनटिल अनलेस यू आर नॉट इन यूरोप और यूएसए, वहां पे भी मिलेगा तो $10 $20 एवरी डेली वेजेस आवरली बने हुए हैं। तो मेहनत का तो पैसा उतना ही है, बाकी पैसा किसका है? ब्रेन का। तो क्या मजदूर में ब्रेन नहीं है? यदि उसमें ब्रेन नहीं है तो ये सीधा ब्रिक वॉल खड़ा ही नहीं कर सकता। आप करके दिखा दो। ब्रेन तो उसमें भी है, बिना ब्रेन के फलका बना के दिखा दो। तो काले ब्रेन का तो पैसा नहीं मिलता। तो उसके पीछे इन्होंने कहा ना पुण्य है। राइट डायरेक्शन आएगा कहां से? वो गाइड कौन करेगा? वो करेगा दिमाग।
बट दिमाग को राइट कौन करता है? वो करता है कर्म। जिस समय में बुरा टाइम आएगा, सो आप क्या देखते हो कि कर्म आपको आके डंडा मारेगा? नो, नेवर। वो सिर्फ आपसे एक रॉन्ग एक्शन करवाएगा। वो बोलेगा यार इसमें 6 में फायदा कमा लिया, इस बार 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दे लोन लेकर के, देखा जाएगा। बस वही डाउनफॉल था। तो आपको एक्शन गलत करवाएगा, अपने आप बाकी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रेन को घुमाने का काम कर्म का है। तो कर्म हमारा रूट कोज है। रूट इज कर्म, फ्रूट इज मनी। तो फ्रूट के पीछे भागोगे, रूट खत्म है तो फ्रूट नहीं मिलने वाला है, भागते रहो। रूट मजबूत है तो फ्रूट तो लगता ही रहेगा। ऐसे कितने करोड़पति देखिए जिनमें बुद्धि नहीं है, उनका मैनेजर बहुत अच्छा है, पुण्याई है, पुण्याई का खाते हैं वो। अभी तो अमेरिका में तो कुत्ता भी करोड़पति अरबपति है, उसको विल में मिल जाता है, तो उसमें तो बुद्धि भी नहीं है। कहां से आया? कर्म। लक ये तो है। लक कहां से आया? अच्छे एक्शन से। तो हमारा एक्शन पॉजिटिव हो वो धर्म है, और जितना पॉजिटिव होगा उतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये हमारी फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है कि आज के सब्जेक्ट को तो यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हो रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। और इसी तरीके से एवरी संडे डायलॉग विथ मॉन्क करके सीरीज चलेगी 2 to 3। सो 2 to 2:30 लेक्चर, 2:30 to 2:40 क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, एंड 2:40 to 3 जनरल क्वेश्चंस। तो इस तरीके का लगभग एक शेड्यूल है। तो कुछ संडेज में मैं आऊँगा, कुछ संडेज में बाकी लोग आएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम उसकी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेगी। ओम अर्पण। मुनि श्री, आपने अभी बताया था कि धर्म और विज्ञान में कोई फर्क नहीं है। एक जमाना था धर्म को, मतलब जो कर्म थे, जो साइंस है, उसको धर्म के साथ जोड़ा गया था। उस टाइम लोग नहीं समझते थे। आज के बच्चे, आज के युवा तार्किक ज़्यादा है। क्यों ना वापिस विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ के, क्यों ये बताया जाता है कि सामायिक करो, माला फेरो, क्यों नहीं उसको धर्म के साथ, विज्ञान के साथ जोड़ा जाए कि अगर ये कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको ये होगा, आपको ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस पद्धति को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वही कर रहे हैं अभी। यही तो मैंने सारा कुछ इसको साइंस के साथ ही कनेक्ट करके बताया। आपने आज बताया, लेकिन हर लोग नहीं बताते, तो अभी धर्म को भी चेंज करना चाहिए। वैसा ही, क्योंकि धर्म और विज्ञान दोनों का अल्टीमेट गोल एक है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल बैलेंस दो। मुनिश्री, आपने नेगेटिव एक्शन और पॉजिटिव एक्शन के बारे में बताया। जनरली हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है बॉम्बे की, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को एंगर बहुत हो जाता है, हम लोग वो टेंशन में आ जाते हैं। वो टाइम पे कुछ भी एक्शन करते हैं तो वो नेगेटिव ही होता है। तो एंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई आप बताएं रेमेडीज। तो ऐसा है कि 2 वर्ड आते हैं, एक आता है रिएक्शन, एक आता है रेस्पॉन्ड। तो जो भी हम इंस्टेंट करते हैं वो होता है रिएक्शन, जो सोच के करते हैं वो होता है रेस्पॉन्ड। तो रिएक्शन के साथ हमेशा प्रॉब्लम है, रेस्पॉन्ड करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इंस्टेंट रिएक्शन है उसको रोकना जरूरी है। तो उसको कैसे रोकें? सपोज गुस्सा आया, तो आचार्य पर बहुत सी बार बताते हैं कि इफ यू आर इन एंगर, क्या करो? मौन हो जाओ, बोलो मत। एंगर इज द ओनली थिंग विच इज बेटर बाई डिले। जितना डिले करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। एक ही चीज है जिसमें डिले अच्छा है। तो एंगर करना है तो डिले करो, अभी मत करो। मैं बोलना मुझे गुस्सा करना है उस पर, बट 1 घंटा नहीं करूंगा। 1 घंटे में आपका रैशनल माइंड काम करने लगेगा। आप सोचोगे कि मुझे गुस्सा करने से क्या फायदा होगा, तो आप गुस्सा नहीं करोगे या आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आपको लगता है 1 घंटे बाद भी उतना है, तो अगेन प्रोकास्टिनेट इट फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे बाद करूँगा, आज नहीं बोलूँगा, चलो कल बोलूँगा उसको। तो कल तक आप बोलोगे यार छोड़ो ना, क्या बोलना है। तो इससे एंगर कम हो जाएगा। चेंज द प्लेस। जैसे सपोज इस रूम में ऐसी कोई इंसिडेंट हो गई कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस रूम को छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ। कभी कभी सॉन्ग इसमें काम करते हैं, सिंगिंग। जो आपको अच्छा गीत लग रहा है उसको आप गुनगुनाने लग जाओ, तो आपका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे एक्शंस हैं। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। जब भी गुस्सा आएगा तो गुस्से को हमेशा शॉर्ट ब्रेथ चाहिए। आपने देखा गुस्सा कैसे करता है आदमी? जब तेज गुस्सा होगा तो
वो उसकी जब तक ये शैलो ब्रेथ नहीं होगी, छोटी सांस, तब तक वो इग्नाइट हो ही नहीं सकता। इग्नाइट होने के लिए ये ब्रेथ शॉर्ट होना कंपल्सन है। तो गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेथ तो मेरे कंट्रोल में है, उसको लंबा कर लो तो उसको वो लेवल मिलेगा ही नहीं कि वो इग्नाइट हो सके। तो आप अगेन डू द लॉन्ग ब्रेथ। उसके साथ लॉन्ग टर्म इसका यदि करना हो तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास करो। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान, तो आपका अपने आप सब्सिडाइज हो जाएगा। तो बाकी इसके ऊपर तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं खुद का एक बी हैप्पी करके एक जो सीरीज चली थी डायलॉग विथ मॉन्क, उसमें एक है द पपेट शो, उसमें इसके बारे में और एक्सप्लेन किया हुआ है। मुनिश्री, थोड़ा सा सक्सेस होता है तो अहंकार आ जाता है, थोड़ी भी सक्सेस मिलती है तो अहंकार आ जाता है, और थोड़ा सा अगर डाउनफॉल होता है तो हीन भावना आ जाती है। तो ये मिडिल में रहने का कोई अच्छा हो? यही हमारी एंशियंट फिलोसॉफी में बताया, नो हीने नो अरित्य, कि ना तो अपने आप को हीन मानो ना अतिरिक्त मानो, जो है वो मानो। जब उस मन में आ जाए कि आई एम वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम टेकी, तो बिल गेट्स को या जुकरबर्ग को याद कर लो, तो आपको अपने आप लग जाएगा कि कहाँ वो काम है, हो गया काम अपना, इनफ। या एलन मस्क को ही देख लो, या अभी जिसने एआई का आविष्कार किया उसको देख लो, तो उसके साथ अपना कंपैरिजन करो, देन यू विल बी ऑन द लाइन। और जब कभी हीन भावना आ जाए कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो ऐसे लोगों को देख लो जिनसे मच बेटर हो, तो बैलेंस कर पाओगे। तो तराजू के पलड़े में हम हमेशा वैसा बांट रखते हैं कि वो बराबर हो जाए। व्हाट वी डू यूजुअली, तराजू तो यूज किया होगा ना, क्या करते हैं, जैसे ये सामान वाला पलड़ा भारी है तो इसके ऊपर में बाट और डालते हैं, और ये भारी हो जाता है तो इसमें से बाट निकाल देते हैं। तो वैसे ही अपने आप को बैलेंस करते रहो। पतन मंदा में एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए मिनिमम कितना घंटा सोना चाहिए? क्योंकि मैं थोड़ा इस बारे में कन्फ्यूज़न हूँ। धार्मिक सिस्टम से और महाराज साहब का प्रवचन सुनता हूँ तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि नींद को कम करना चाहिए, और एक तरफ मैं न्यूज़पेपर और दूसरे आर्टिकल वगैरह पढ़ता हूँ तो उसमें ऐसा बताया गया है कि कोई भी एज में 7 से 8 घंटा नींद निकालनी ही चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है? और वैसे मेरे मैं दिनचर्या खुद की बता देता हूँ, मैं 10 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं 8 घंटा एकदम अच्छे से नींद निकालता हूँ, तो ये सही है या गलत है? नींद का पर्पस क्या है? शरीर को रेस्ट देना। और मैंने दूसरे जो आर्टिकल पढ़े उसमें ऐसा बताया गया है कि इससे बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे एक छोटी एज के अंदर बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए या न्यूरॉन्स वगैरह डेवलप करने के लिए, वो छोटी एज के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी एज के लिए वो एप्लीकेबल है, ऐसा मैंने पढ़ा है। राइट। तो क्या होता है कि नींद का मेन पर्पस है शरीर को रेस्ट देना, पर शरीर रेस्ट कब मांगेगा? कि जब उसकी रेस्ट पूरी नहीं हो। आपको यदि ज़्यादा मेहनत की आज, तो आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दिन भर यदि पत्थर तोड़ा है तो 10 बजे आप नहीं सो पाओगे, 8 बजे ही पड़ जाओगे, और सोते ही 8 बजते ही नींद आ जाएगी, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। बॉडी ने मेहनत ही नहीं की तो उसको रेस्ट भी नहीं चाहिए, तो उसको कम चाहिए। दिमाग ने ज़्यादा मेहनत की तो भी रेस्ट चाहिए। सो होता क्या है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके जो उसकी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको 8 घंटे के रेस्ट को 6 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। तो बॉडी को रेस्ट तो उतना ही चाहिए जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सपोज एग्जांपल के लिए कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन, तो आप बॉडी को यदि ऑटो सजेशन दो टू बी रिलैक्स्ड, तो जो रिलैक्सेशन नींद में 1 घंटे में अचीव होता है वो हम ऑटो सजेशन से उसको 15 मिनट में दे सकते हैं। सो वी कैन सेव 45 मिनट्स ऑफ द रिलैक्सेशन। जो नींद से होना है वो ऐसे ही रिलैक्स्ड हो गया तो उसका कम समय में भी ज़्यादा काम हो जाता है। तो यूजुअली जैसे गुरुदेव लगभग 10 बजे पढ़ाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 6 घंटे की नींद है, और 4 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे 10 बजे तक आप देखोगे तो बैठे ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं, 10 से 15 किलोमीटर विहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट नींद तो उतनी है। तो उससे कंप्लीट, क्योंकि वो उतने रिलैक्स कर लो कि उसका काम कंप्लीट हो जाए।
सो इसका कोई एक आइडियल मैकेनिज्म नहीं है कि 4 घंटा होना चाहिए कि 10 घंटा होना चाहिए। खुद के बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिलैक्स होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट फंडा है। मथीन वंदामी, महाराज आप श्री ने फरमाया कि कभी जब गुस्सा या कॉन्फ्रंटेशन या आक्रोश आता है तो उसमें विनम्रता रखनी चाहिए। महाराज कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में, काफ़ी समय मीटिंग में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जबकि किसी अग्रेशन को या किसी ने कुछ कहा तो उसे काउंटर करना आवश्यक होता है, या अगर उसे काउंटर ना करें तो सामने वाले को वीक या कमज़ोर या इनकेपेबल वैसा कभी कभी मान लिया जाता है। तो उस सिचुएशन में विनम्रता खोए बिना उसको किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए महाराज? उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है विवेक। नंबर 1 कि ये जरूरी नहीं है कि मैं जोर से हल्ला करूं तो ही मैं काउंटर कर पाऊंगा। मेरे लॉजिक स्ट्रांग होने चाहिए कि उसको वो काउंटर नहीं कर पाए। सो लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन वॉइस। तो वॉइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है। तो यदि लॉजिक इंपॉर्टेंट है तो मुझे नहीं लगता कि वॉइस की ये प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड, इन केस यदि वॉइस से ही कुछ होता है तो व्हेन योर बॉस इज देयर तो क्या करते हो? वॉइस रेज योर वॉइस? नो। क्यों? फायर हो जाएगा, बैकफायर। उस पर फायर नहीं करते क्योंकि फायर करने से बैकफायर हो जाएगा। तो वही चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट इवन इन ऑफिस बट इन हाउस ऑल्सो। घर पे भी किसी पे फायर मत करो, कोई फायदा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इन केस यदि एक तुम्हारे कलीग्स हैं और तुमको ऐसा लगता है कि वो मुझे वीक समझ के डोमिनेट कर रहे हैं, तो बॉम्बे तो है ही बॉलीवुड का, यहाँ तो सभी ड्रामा करते हैं। तो ड्रामा कर लो, गुस्सा मत करो ना, मन में मत करो। वॉइस रेज है बट भीतर में कुछ भी नहीं है। तो ये जितने कलाकार करते हैं उनका इमोशंस थोड़ी होता है, एक्टिंग होती है। तो एक्टिंग से भी काम चल सकता है। फर्स्ट तो उसकी जरूरत ही नहीं है। इन केस यदि लगता है कि इसके बिना उपाय नहीं है, सो इट्स बेटर टू डू द एक्टिंग रादर देन रिएक्टिंग। मथीन वंदामी महाराज, महाराज ये जो आपने अभी फरमाया कि कि दिमाग नहीं थकता या शारीरिक वर्क नहीं है, तो जो लाइफस्टाइल बॉम्बे में मोस्टली हम लोग फील करते हैं कि थ्रू आउट द डे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और दिमाग चलते रहता है लेकिन शारीरिक वर्क बिल्कुल नहीं है। तो उसी से ही रात्रि के टाइम पे भले ही 6 घंटा हो 8 घंटा हो, उसमें जो नींद का है वो इतनी वीक है कि अगर उसमें एक छोटी सी बारिश की आवाज़ है तो वो भी सुनाई पड़ती है कि बारिश हो रही है। सो रहे हैं लेकिन दिमाग चल रहा है कि बारिश हो रही है, अच्छा बच्चा उठ गया है, वो सब मतलब महसूस होता है। तो एक हष्ट पुष्ट नींद लेने के लिए मतलब क्या ऐसा किया जाए जिससे ये नींद थोड़ी और अच्छी हो सके, जो अभी उतनी अच्छी नहीं है, और थोड़ा रिलैक्स हम महसूस कर सकें? बॉम्बे वालों से मिलने के बाद मैं थोड़ा इस पे काम कर रहा हूँ कि एक गुड नाइट वर्कशॉप कैसे बनाया जाए, डिज़ाइन। क्योंकि यहाँ आने के बाद लोग बोलते हैं कि हम सोते हैं, उसके बाद आधी घंटा तो नींद ही नहीं आती, सोने के बाद भी आधी घंटा नींद नहीं आती। और हम लोग सोते हैं तो मुझे याद नहीं रहता कि हमने 5 नवकार भी गिन पाए या नहीं पाए। सोने के बाद सोते ही नींद आती है और उठते हैं 4 बजे। उसके बाद कोई संत बताते हैं कि रात को बारिश हुई थी, जबकि यहाँ तो पतड़ा बजता है पूरा, तो भी पता ही नहीं चलता। इतनी निश्चिंता की नींद आती है। तो लोग पूछते हैं आप लोगों को ऐसी नींद कैसे आती है? तो मैं उनको पूछता हूँ आप लोगों को नींद क्यों नहीं आती, वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मेहनत इतना हम भी नहीं कर रहे हैं कि कोई दिन भर पत्थर तोड़ रहे हो। बिहार के समय तो ठीक है, बट यहाँ तो हम भी बैठे ही काम कर रहे हैं, मेंटली ज़्यादा है, बट फिर भी बहुत अच्छी नींद आती है। सो आई एम थिंकिंग टू डिज़ाइन सम काइंड ऑफ वर्कशॉप अबाउट गुड नाइट स्लीप वर्कशॉप लाइक काइंड ऑफ। बट उसके लिए ऐसा भी है, जब तक वो डिज़ाइन ना हो तब तक एटलीस्ट अपने बॉडी के लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लो। कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी टोटल बंद है, उसकी जगह थोड़ा सा योगासन प्राणायाम को इंक्लूड किया जा सकता है। सेकेंड में जो मेंटल स्ट्रेस एंड वो ज़्यादा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड में ब्रेन को थोड़ा सा सजेस्ट किया जा सकता है, सो जाओ, नाउ स्लीप, सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, तो सो जाएगा।
इतना अच्छे से मानता है हमारे बॉडी के हर पार्ट, ऑर्डर नहीं मानता है। ये इसकी एक प्रॉब्लम है। ये एकदम काम वाली बाई की तरह है, ऑर्डर वर्डर नहीं सुनेगा, प्यार से बोलो तो मानेगा। आज के यंगस्टर्स बच्चों की तरह है, जोर से बोल दो तो नहीं मानेंगे, प्यार से समझा दो मान जाएगा। तो ऐसे उसको प्यार से बोलो। जैसे मान लो मुझे कभी नींद नहीं आई, कोई कारण से विचार आ रहे हैं, तो मैं तो ब्रेन को बोलता हूँ सो जाओ शांत, इतने में तो नींद आ जाती है। तो इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हो, टू सजेस्ट इट टू रिलैक्स एंड सजेस्ट इट टू स्लीप। अपना टॉपिक है एंशिएंट विजडम। एनी वन बुक विच यू सजेस्ट विच कवर होलिस्टिकली ऑल द एंशिएंट विजडम? पार्डन? एनी बुक विच यू सजेस्ट विच कंटेन्स ऑल द होलिस्टिक विजडम? जैसे इफ यू गॉट इट। बेसिकली एंशिएंट विजडम and wisdom in ancient philosophy is too much, so it can't contain in a single book. Already we have 32 agam, and all agam have individual books of 300 pages, 500 pages, and different size of the books, and all carry the ancient wisdom. तो एक बुक में तो सारा मायगा ही नहीं। और वैसे यदि हम देखने जाएं तो हर बुक में एंशिएंट विजडम छुपा है। बट फिर भी यदि पढ़ना हो तो जैसे महावीर वाणी, 10 स्पोक महावीरा, भगवान महावीर के जो सूत्र गाथा दिए हुए हैं उनको पढ़ लो। संबोधि एक बुक है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, उसको पढ़ लो, यू विल गॉट अ लॉट ऑफ एंशिएंट विजडम। या फिर मतलब आचार्य श्री की कोई सी बुक्स उठा के देख लो, उसमें वो एंशिएंट विजडम के हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसिपल्स आएंगे। जस्ट यू हैव टू ग्रास्प इट। इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म पढ़ लो, उसमें भी मिल जाएगा। जैन लाइफस्टाइल पढ़ लो, उसमें मिल जाएगा। हु इज अ जैन श्रावक पढ़ लो, उसमें मिल जाएगा। ग्रास्प करना है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सोचना है। मथियानंदामी, कितनी बार हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो हम उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो आप कोई भी 2 या 3 मिनट की एक मेंटल एक्सरसाइज या कुछ बता पाएंगे जिससे हमारा पूरा ब्रेन एकदम एक्टिव हो पाए और जो एनालिटिकल पार्ट है, द हायर थिंकिंग एंड एनालिटिकल वाला पार्ट, वो अच्छे से काम कर पाए, ताकि हम फोकस के साथ, अटेंशन के साथ ध्यान दे पाए। इसी के ऊपर अभी हमने भी फोकस किया है कि हाउ टू इंक्रीज द फोकस, कंसंट्रेशन, हाउ टू स्टॉप द थॉट्स। इसके ऊपर एक वर्कशॉप डिजाइन किया है, वो वर्कशॉप कंटिन्यू चालू है एवरी वीक। सो एवरी वीक देयर इज अ वर्कशॉप ऑन जूम, सो यू कैन अटेंड एट योर होम। तो बहुत इजीली कर सकते हो। उसका 1 मिनट का एक छोटा सा ग्लिम्प्स दे देता हूँ। जब बात कर ही ली तो चूंकि सभी लोग बैठे हैं, सो वी विल डू अ जस्ट स्मॉल एक्सरसाइज ऑफ 1 मिनट। ओके, हाउ टू डू, कैसे करना है वो समझ रहे हैं, एकदम सिंपल है। यू हैव टू इनहेल फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड सांस लेना है, 5 सेकेंड सांस को भीतर रोकना है, 5 सेकेंड सांस को छोड़ना है, और 5 सेकेंड सांस को बाहर रोकना, लेना नहीं है। गॉट इट? सो ये एक साइकिल होगा, वी विल डू फॉर 1 मिनट। आई विल गिव द इंस्ट्रक्शंस, मैं बोलता जाऊंगा, यू जस्ट फॉलो इट। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। किसी के भी यदि कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या वैसा कुछ हो तो वो जबरदस्ती रोके नहीं, जितना आसानी से कर सकें। रेडी? क्लोज योर आईज, शांत सांस लें, भीतर रोकें, सांस छोड़ें, बाहर रोकें, सांस लें, भीतर रोकें, सांस छोड़ें, बाहर रोकें, सांस लें, भीतर रोकें, सांस छोड़ें, बाहर रोकें, सांस लें। कंप्लीट द एक्सरसाइज।
हाउ मेनी थॉट्स? कितने विचार आए? एक भी नहीं आया। एक भी नहीं? नहीं, एक भी नहीं। किस किस के विचार नहीं आए, जरा हाथ खड़ा करें तो। कोई विचार नहीं? यही तो पूछा था ना, हाउ टू स्टॉप द थॉट्स, हाउ टू फोकस। कोई मेमोरी थी, घर की याद आई, दुकान, ऑफिस, बारिश, पंडाल, कुछ भी नहीं। नो इमेजिनेशन, नो फ्यूचर, नो लाइक्स, नो डिसलाइक्स। सो यू आर इन प्रेजेंट। You were in present without likes and dislikes, no memory, no imagination. ये है प्रेक्षा ध्यान। सो ये इतना सिंपल प्रयोग है, इतना इफेक्टिव है। जो बोलते हैं कि मेरा ध्यान नहीं होता, मन भटकता ही भटकता है। अभी आपने देखा 1 मिनट नहीं भटका, मैं तो 5 मिनट भी कराता तो यही रिजल्ट था। तो यदि 5 मिनट हो सकता है तो 25 मिनट भी हो सकता है। यू कैन इंक्रीज इट बाय प्रैक्टिस। और इसको करने का एक और सिंपल तरीका है, क्योंकि आप बोलोगे कि हाउ टू नो द 5 सेकेंड्स। सो देयर इज अ ऐप ऑन मोबाइल, प्रेक्षा मेडिटेशन के नाम से, एंड्रॉयड एंड iOS बोथ, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर। सो जस्ट डाउनलोड इट, रजिस्टर इट, एंड उसके बाद में उसमें बॉक्स ब्रीदिंग दिया हुआ है, समताल श्वास प्रेक्षा। सो देयर इज ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑल्सो रिटन देयर। सो गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस बाय दैट। तो उसमें हर 5 सेकेंड से एक बेल बजती है, तो बेल से आपको पता चल जाता है कि नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एंड देयर इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस हिस्ट्री विच विल रिकॉर्ड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन हाउ मेनी मिनट्स।